हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके जस्ट वाले पहले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.1 यानी सरल रेखा अपना स्टार्ट किए। तो सरल रेखा की प्रवणताओं से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी उसे हम सब लिए, तो उदाहरण भी कंप्लीट कर चुके हैं 9.1 का। तो आज हम सब इसमें देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन। पुराने बुक के हिसाब से प्रश्नावली शायद 10 होगा ना, 10.1 होगा, तो आप उसे देखते रहना। ये सरल रेखाएं हैं, सरल रेखा का पहला प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष इतना 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 इतना, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको कौन कौन सा बिंदु दिया है, पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना सकते हो। इसमें एक्स में आपको मैक्सिमम कितना -4 और 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये आपका -4 हुआ, एक्स का वैल्यू 5 हुआ। वाई में मैक्सिमम देखो 5 7 -5, मतलब मैक्सिमम 7 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, और निगेटिव में -5 तक, 1 2 3 4 5। तो पहला बिंदु कितना है, -4, 1 2 3 4 5, ये -4, यानी ये बिंदु, अरे ये तो होगा -4, ना। फिर 0, 7, यक्स का वैल्यू 0 है यानी वाई एक्सिस हो गया, लेकिन कहाँ पर, जहां पर वाई का मान 7 है, तो 0, 7 ये बिंदु होगा 0, 7। फिर 5, -5, यक्स का वैल्यू प्लस है 5 और वाई का वैल्यू -5, यानी ये बिंदु, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बिंदु दिया, -4, 2, यक्स में -4 वाई -2, यक्स में -4 वाई -2, यानी आपका ये पॉइंट। तो जब आप इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, फिर इस पॉइंट को आप इससे मिलाओगे, इस पॉइंट को आप इससे मिलाओगे, और इस पॉइंट को आप इससे मिलाओगे, तो ये आपका चतुर्भुज बना। अरे ये आपका चतुर्भुज होगा ना। तो आपको क्या बोला है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वास्तव में क्या है कि जो चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसके किसी भी दो शीर्ष को, अपोजिट शीर्ष को मिला दोगे, तो क्या ये विकर्ण का काम हो जाए, ये तो विकर्ण होता है। तो विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, बोलो। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और दोनों क्षेत्रफल जोड़ दो, तो आपका पूरा क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही हमें करना है। तो आप किसी भी दो पॉइंट को, पहले आप इसको बता दो ये कौन कौन सा पॉइंट है। ये कितना था, 5, -5 है, और इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, एक्स में -4 है और वाई में कितना है, -2 ना, -4, 2, ठीक है। तो जब ये चारों बिंदु है तो किसी भी दो आप अपोजिट शीर्ष को जोड़ो। जैसे मान लो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, ये इनको जोड़ दोगे, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, दो त्रिभुज बन जाएगा, बोलो। अब पहले आप ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इस बिंदु को आप सी नाम दे दो, इस बिंदु को आप डी नाम दे दो। तो पहले ए बी सी का एरिया निकाल लो। अब तीन बिंदु, क्योंकि आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। अगर त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष, तीनों शीर्ष का कुछ न कुछ निर्देशांक होता है। मान लो पहले शीर्ष का निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरे शीर्ष का निर्देशांक x2 y2 है, और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक x3 y3 है। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, किस फार्मूले से निकालते हो, ½ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, आपको पहले x1 लेना है, फिर x2 लेना है, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ना। पहले x1 लोगे, फिर x2 लोगे, फिर x3 लोगे। तो जब 1 लिए हो तो 2 में से 3 घटाओगे। आपको इसी क्रम में चलना है 1 2 3। पहले आप 1 लोगे, 2 में से 3 घटाओगे, 2 लोगे तो फिर 3 में से 1 को घटाओगे, 1 लोगे 2 में से 3 घटाओगे। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर आपने x1 लिया तो 2 में से 3, यानी और y वाला लेना है, y2 माइनस y3। आपने 2 लिया तो आपको 3 में से घटाना है, यानी y3 माइनस y1। फिर आपने जब 3 लिया तो फिर आपको 1 में से 2 को घटाना है, यानी 1 में से 2 को घटाना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये क्षेत्रफल। तो आप पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर आप एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लो, और दोनों क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या करोगे, माना ए -4, 5, बी 0, 7, सी 5, तथा डी डी का निर्देशांक कितना है, -4, 2। चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं, चारों शीर्ष।
तो अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज यानी ए डी सी का त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कर सकते हो ना ऐसा। तो चलो इसे आप समीकरण अपना एक मान के छोड़ दो, पहले आप आओ इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर दोनों क्षेत्रफल लाके इसमें जोड़ देना। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दे रहे हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y, अब दो लिखो तो तीन में से एक को घटाओ, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये -4 का 5 थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, -4 का -5। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब बताओ, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे बताओगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देख के बताओ फिगर से, हाफ इंटू x1। अब जब आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पे जाओगे तो आप इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको आप दूसरा पॉइंट मान लो, इसको आप तीसरा पॉइंट मान लो। तो x1 पहले पॉइंट का निशान कितना है, -4, y2 माइनस y3, y2 ये होगा दूसरा पॉइंट है, माइनस y3 यानी -5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0। अब आगे कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 का गुणा होगा पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस x3 यानी 5 इंटू y1 यानी 5 माइनस y2 वैल्यू कितना है 7। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 -4 इंटू माइनस माइनस प्लस और 7 5 12 और 5 में से 7 घटाओगे -2 आएगा और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा -10 हुआ ये। तो कितना आएगा ये 1/2 माइनस 12 चौक 48 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा -58। -48 माइनस 10 -58 हो जाएगा ना। और जब 2 से कैंसिल करोगे तो -2 दूनी 4 और 18 2 9 18, तो -29। फिलहाल क्षेत्रफल को आप निगेटिव लेते नहीं हो, क्षेत्रफल हमेशा क्या आता है प्लस आता है। तो ये -29 का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल +29 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 29। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको एबीसी मिला। क्या बिल्कुल ऐसे ही हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, और जब ऐसे और निकलो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम यहाँ पर ये इरेज करते इतना स्पेस बनाने के लिए। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो याद रखना इसका क्षेत्रफल कितना आया है 29। ठीक है, अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ और तीसरा पॉइंट ये हुआ, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना है -4 इंटू y2 माइनस, अरे ये ना y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है -2 माइनस y3 का वैल्यू कितना है -5। ठीक, प्लस x2 की वैल्यू कितना है -4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है -5 माइनस y1 मतलब पहला पॉइंट कितना 5, प्लस x3 मतलब तीसरे पॉइंट का x निशान 5 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 5 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, तो अभी कितना हुआ 1/2 -4 माइनस माइनस प्लस हुआ, अब 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 3, प्लस -5 -5 -10 हुआ, और -10 में माइनस को लोग प्लस हो जाएगा, और 10 से 40 माइनस माइनस प्लस 5 2 7 और 7 बचे 35, तो कितना आया 1/2 -12 प्लस कितना 75, तो घटाओ कितना आ जाएगा 1/2 75 में से 12 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 63 ना, और 63 कितना आया ये 2 आया। तो अब आपको उसका क्षेत्रफल 29 पता था, इसका क्षेत्रफल 36/2 पता है,
तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका फाइनल क्षेत्रफल मिलेगा। तो अब यही आपका क्या है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है। तो क्या ये वैल्यू ले जाके समीकरण 1 में रख दे, आपका काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कितना मिला है, 29 प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना मिला है, 63/2। ठीक है, तो बटे 1 करके इसका गुणा इधर करो, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 63/2। तो 8 3 11 और 6 5 11 1 12, 121/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 6 12 0.5 60.5 भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो आपको पहले ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या बोला है क्वेश्चन 2 में, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज माने समझते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका आधार क्या हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। समबाहु है ना, समबाहु का मतलब समान भुजा वाली, तो सभी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। का आधार y अक्ष के अंदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका आधार कहाँ है, y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर उसका आधार इस प्रकार है कि जो आधार का मध्य बिंदु है मूल बिंदु हो, यानी ये आधार है, आधार का मध्य बिंदु कहाँ हो, मूल बिंदु, यानी 0,0। और बोला है कि ये जो त्रिभुज बना रहे हो इसकी भुजा कितनी है, 2a। इस बात का मतलब क्या हुआ, आपने a ऊपर चला होगा और आपने a नीचे, तभी तो कुल मिलकर 2a हुआ। तो इस प्रकार से 2a भुजा हो गया। तो अगला, क्योंकि आपको पता है कि 2a फिर चलना है, समबाहु है, तीनों भुजा कितना होना है, 2a। तो क्या करोगे, 2a दूरी इधर चलो और 2a दूरी इधर चलो, तो यानी 2a यहां पर है, 2a दूरी ये भी आप चलोगे, तब जाके आप यहां पर पहुंचोगे। बोलो, लेकिन अब इस बिंदु का निर्देशांक कैसे हटाओगे, इस बिंदु का निर्देशांक क्या, इस बिंदु का निर्देशांक 2 ही होगा। बोलो, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, अरे 2a ये दूरी है ना, निर्देशांक बताने के लिए आप देखोगे यक्ष में कितना आगे चले हो, तो यक्ष में आगे कितना चले हो आपको कैसे पता चलेगा, आप ये निकाल दो। और क्या ये इस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं परपेंडिकुलर होगा, अरे बोलो भैया, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप इसको कुछ नाम दे दो ना, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या इसका निर्देशांक बता सकते हो, क्या इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हो, बिल्कुल। अरे यह बिंदु कहाँ होगा, वाई एक्स पर होगा, जब पूरा आधार ही वाई एक्स पर है तो ये बिंदु भी वाई एक्स पर होगा। वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक कितना होता है, और यह बिंदु वाई में कितना चला है, ए दूरी ऊपर चला है, इसका निर्देशांक 0, हो गया। और इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, ये भी वाई एक्सिस में, तो एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, और ये निगेटिव में है तो ये माइनस है। तो बस आपको ये निर्देशांक पता करना, ये निर्देशांक पता करने का मतलब आपको ये दूरी पता करना है। तो क्या ये इस त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ध्यान से देखो, आपको ये पता होगा ना, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, आप यहां से ये परपेंडिकुलर डालते, पहली बात ये मध्य बिंदु है कि, अरे देखो इधर भी दूरी ए था और इधर भी दूरी कितना है, ए है, तो मध्य बिंदु भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। और परपेंडिकुलर हो ना हो छोड़ो, इससे ये दूरी 2a पता है क्या, अरे ये तो आपको पता है 2a, अगर ये 2a है, ये a है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लंब निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ये तो कर्ण हुआ, ये लंब हो जाएगा, आधार आप मान लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कुछ नाम दो, ABC नाम दियो, चलो इसको आप नाम दे दो ओरिजिन है ओ, मूल बिंदु है तो ओ। तो त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो, OC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। अरे कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दोगे तो लंब का स्क्वायर ही तो मिलेगा ना। तो बताओ OC का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, AC का वैल्यू कितना है 2a का स्क्वायर माइनस AO का वैल्यू कितना है a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आया, OC का स्क्वायर ये बराबर आ गया, लेकिन हमको OC चाहिए।
तो ओसी का मतलब क्या है, स्क्वायर उधर के प्लस माइनस होगा, यानी प्लस माइनस रूट ऑफ 3a का स्क्वायर। ओसी इक्वल टू प्लस माइनस ए का स्क्वायर करोगे, ये केवल ए स्क्वायर का अंडर रूट लोगे के लिए बचेगा, और 3 का कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। यानी प्लस माइनस का मतलब क्या है, त्रिभुज ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ आ रहा है ना। जब इधर होगा इसका यक्स निर्देशांक, देखो यही दूरी आपको पता चला कितना, ए अंडर रूट 3 है। तो अगर ये दूरी ए अंडर रूट 3 है तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, पहले यक्स निर्देशांक बताए थे फिर वाई निर्देशांक, तो ये बिंदु तो यक्स एक्सिस होगा तो इसका वाई निर्देशांक कितना आ जाएगा, 0। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस ए अंडर रूट 3 कामा 0। समझ आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों भुजा का निर्देशांक बता दिए। अरे ये दोनों भुजा तो कॉमन हो गया दोनों त्रिभुज के लिए, तो इस प्रकार बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक 0 कामा ए 0 कामा माइनस ए तथा ए अंडर रूट 3 कामा 0, या 0 कामा ए 0 कामा माइनस ए तथा माइनस ए अंडर रूट 3 कामा 0। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो आपको कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब फर्स्ट PQ y अक्ष के समांतर है, सेकेंड PQ x अक्ष के समांतर है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कि एक रेखा है आपका PQ, वह पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, y अक्ष के समांतर। तो अगर y अक्ष के समांतर होगा, मान लो यही आपका कोई एक रेखा है या कोई दो बिंदु है, और जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगा। एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं आपका Q है। तो क्या ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x अक्ष है, तो क्या PQ y अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब P का निर्देशांक क्या बोला है, पहला P का निर्देशांक बोला है x1 कामा y1 और Q का निर्देशांक क्या बोला है, x2 कामा y2। तो इसमें बताओ क्या यह बिंदु जितना x में चला होगा यह बिंदु भी उतना ही x में चला है। तो दोनों का x निर्देशांक सेम हो गया कि नहीं, सेम हो गया। यानी अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 बराबर होगा किसके, x2 के। और अगर दूसरे क्वेश्चन बोला है कि PQ x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो मान लो P यहां पर है और Q यहां पर है। P का निर्देशांक x1 y1 बोला है और Q का निर्देशांक x2 y2 बोला है। तो अगर यह PQ x एक्सिस के पैरेलल होगा तो यह पॉइंट जितना y में ऊपर चला होगा यही पॉइंट तो उतना ही y में ऊपर चला होगा, तो y निर्देशांक से हो जाएगा। यानी इस केस में y1 बराबर क्या हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। तो आप लिखोगे यदि PQ पैरेलल टू y एक्सिस, अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 ये बराबर होगा किसके, x2 के, x1 x2 के ही बराबर होगा ना। और इस केस में क्योंकि आपको दूरी सूत्र पता है, क्लास 10th में आप दूरी सूत्र पढ़ के आए हो साहब, PQ बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र कैसे निकालते, रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट PQ इक्वल टू रूट ऑफ x1 और x2 तो बराबर हो गए। तो जब बराबर है तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा, दो बराबर नंबर को घटाओगे 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट बैलेंस हो जाएगा। तो PQ बराबर कितना बचेगा, केवल y2 माइनस y1। बात समझ आ रहा है ना। सेम ऐसे आप खुद से ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप अपने मन से करना छोड़ मत देना। तो आपको जो इसमें कॉपी करना आप इसे कॉपी करो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। कहीं क्लास 10th का तो बुक नहीं दी हो है? आगे है। इसमें का लगभग देखो क्वेश्चन ऐसा, आप क्वेश्चन क्लास 10 में खूब की हो ना कि, तो चलो हम बस वैसे बता देते हैं, आप लोग कर सकते हो। आपको पूछा क्या कि x अक्ष पर ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है, अपने मन से x अक्ष पर बिंदु। अच्छा x अक्ष पर जब कोई बिंदु अपने मन से मानते हो, क्योंकि आप अपने मन से कोई भी मानोगे तो उसका एक x निर्देशांक होगा और उसका एक y निर्देशांक होगा। तो अगर बिंदु x अक्ष पर हो गए तो उसका y निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर अपने मन से मान रहे हो तो कुछ ऐसा मानोगे x, 0 उस बिंदु का निर्देशांक। लेकिन ऐसा x1 अब ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम ये कैसा बिंदु ले ताकि ये 7,6 यानी जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरीके से चल रहा है।
और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 6 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6, कुछ ये पॉइंट समझ लो अपना, इतना कुछ ये पॉइंट पड़ा ना, 7 का 6। और दूसरा बिंदु क्या है बोला? 3 का 4, यानी 3 यहां पर है और 1 2 3 4 यहां पर है, ये पॉइंट हुआ। तो हमको एक ऐसा बिंदु बताना है कि जितना उस बिंदु का इससे दूरी हो उतना ही उस बिंदु का इससे दूरी हो। बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते, चलो इधर ही मान लेते, थोड़ा ज्यादा फील आएगा। देखो ये दूरी इतना है, तो उसके हिसाब से ये दूरी, ये कम लग रहा है दूरी ना, तो आप थोड़ा और आगे मान लो, केवल थोड़ा फील आए, केवल फील लेने के लिए। बाकी आप तो वो आपको x, 0 करके दोगे, आपको वही पॉइंट अपने आप फार्मूला से दे देगा। चलो मान लेते हैं ये, अब बताओ, लो लगभग दोनों दूरी लगभग बराबर है, तो मान लेते हैं ये बिंदु कितना है? x, 0। तो क्या ये कितना दिया है? 3 का 4 दिया था ना। इस बिंदु को आप मान लो a, इस बिंदु को आप मान लो b, और जो अपने मन से ये पॉइंट मान रहे इसको आप क्या मान लो? p। तो आप इतना लिख सकते हो, दिया है बिंदु a 3 का 4 तथा बिंदु b 7 का 6 है। माना बिंदु p का निर्देशांक कितना है? x, 0। आपको क्या बोला है कि जो p का a से दूरी है, यानी pa, ये बराबर है p का b से दूरी, यानी pb। तो pa कैसे निकालोगे बताओ? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला पता है ना? अरे दूरी सूत्र लगा दो, y2 - y1 x2 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो y2 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा pb। pb कैसे निकालोगे? y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - x का स्क्वायर। बोलो हाँ। तो कितना हो जाएगा? रूट से रूट दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर दोगे, इधर 4 - 0 करोगे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। a - b का होल स्क्वायर जानते हो ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 6 का वर्ग करो कितना आ जाएगा? 36। 7 का वर्ग 49, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगा दे, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा। बोलो x वाला एक तरफ कर लो, सभी कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। इधर कितना है? -6x, उधर -14 कितना आ जाएगा? +14x बराबर 36 + 49, और ये 16 9 25 होगा। अरे 16 9 25 उधर जाके -25 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 36। 49 में से 25 घटाओ कितना आ जाएगा? 4 और 2, तो कितना है? 6 4 10, 3 2 5 1 6, और इधर कितना आ जाएगा? 8x। तो यहां से x बराबर कितना मिला? 60/8। तो x बराबर 4 से काटो, 4 1 के 4, बचा 2 20, 4 25 20, 15 चौका 60 सीधा कर सकते थे, और 4 से काटो 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आया? 15/2। तो इस बिंदु का निर्देशांक आपने क्या माना? x, 0। तो अतः निर्देशांक कितना आ जाएगा? 15/2, 0। अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा? 15/2, 0। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो आपको पहले ये कॉपी करना है, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, यानी प्रवणता ना, जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। आपको एक ऐसी रेखा की ढाल बतानी है जो कहां से होके जाए? मूल बिंदु से, और जो दो बिंदु दिए इनके मध्य बिंदु से होके जाए। यानी जैसे मान लो कि एक बिंदु आपका है P, अब हम निर्देशांक अगर बना दिए तो थोड़ा बता लो। 0 का -4 कहाँ होगा? क्योंकि x का निर्देशांक 0 है, यानी y एक्सिस पे होगा, लेकिन कहाँ? जहां 1 2 3 4 -4, तो ये तो वो 0 का -4, ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कितना दिया? 8 का 0, 8 का 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु होगा 8 का 0। तो कह रहा कि इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु उससे जाए, और कहां से जाए? मूल बिंदु, यानी 0 का 0 से जाए। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की हमें क्या पूछिए? प्रवणता पूछिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इन दोनों बिंदुओं का, इसको P बोला है और इसको क्या बोला है? B। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? P 0 का -4 तथा B
P के बाद Q ही आता है ना ऐसा। B का निर्देशांक कितना दिया, 8,0, 2 बिंदु है। इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, इनके मध्य बिंदु, चलो मध्य बिंदु को कुछ आप बोल दो, ओरिजिन को तो आप O बोलते हो, मध्य बिंदु को चलो A बोल दे, ठीक है। इनके मध्य बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अगर मध्य बिंदु होगा x1 प्लस x2/2 करते हो, y1 प्लस y2/2 करते हो, तो यानी 0 प्लस 8/2 कामा ये तो एक निर्देशांक हुआ उनके मध्य बिंदु का, y वाला जोड़ का आधा करोगे यानी -4 प्लस 0/2, तो ये कितना हुआ, 8 का आधा करोगे 8/2 करोगे कितना मिलेगा 4, और -4/2 करो कितना मिलेगा -2, तो ये क्या हुआ बिंदु A का निर्देशांक, यानी इसका निर्देशांक आपको पता चला 4, -2। तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई एक रेखा पे दो बिंदु स्थित है, x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इस रेखा का प्रवणता क्या आता है y2 - y1 x2 - x1। तो अगर आपको दो बिंदुओं से क्या ये रेखा का प्रवणता पूछा है और इस रेखा पे स्थित दो बिंदु मालूम है, एक मूल बिंदु बोला है और एक मध्य बिंदु बोला है, इन्हीं दोनों बिंदु से होके जाना चाहिए। जब दो बिंदु पता है तो फिर देरी किस बात की। तो बिंदु O तथा A से होकर जाने वाली रेखा की ढाल यानी प्रवणता, ये क्या होगा y2 - y1, तो आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो y2 - y1 यानी -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 बटे x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना है 4 और x1 वैल्यू कितना है 0, तो -2 में से 0 घटा के -2 आएगा बटे 4, तो -2 1 के 2 2 दूनी 4, ये हो गई उस रेखा की प्रवणता। सिंपल था, समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, आपको क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से भी आप जा सकते हो, कैसे, आपको ये तीनों बिंदु दिए है ना, मान लेते हैं इनमें कोई एक बिंदु, चलो मान लो ये ए हुआ, ए का निर्देशांक कितना दिया है 4, दूसरा बिंदु कितना है 3, 5, और ये कितना है -1, तो इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं सी। आपको बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके दिखलाना है कि आपका समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से आप कैसे दिखाते, अगर दिखाना होता दो बिंदु दिया है तो दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया तो दूरी निकाल सकते हो, इन दोनों बिंदुओं का प्रयोग करके ये दूरी निकाल सकते हो, ये दूरी निकाल सकते हो, और अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो किन्हीं दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता, वहां से आप दिखा सकते थे, लेकिन वो नहीं करना। तो फिर आपको क्या करना, आपको दिखाना कि ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, और एक कोण 90 अंश कब होगा, जब एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या हो, अब जरूरी कि यही इस पे लंब हो सकता है फिगर बी यहां पर हो, सी यहां पर हो, तो इनमें से कोई भी दो रेखा एक दूसरे पर अगर लंब हो गई तो फिर तो आपका काम बन जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दो रेखा को एक दूसरे को क्या लंबवत दिखाना है क्या, और दो रेखा को लंबवत दिखाने के लिए आपको पता है m1 m2 बराबर -1, अगर दो रेखा समांतर होते हैं तो उनका प्रवणता बराबर होता है, और अगर दो रेखा लंबवत होता है तो उनके स्लोप का जो गुणन होता है यानी गुणनफल होता है -1 होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम तीनों का, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही इसके लंबवत हो सकता है ये इसके लंबवत हो, हम क्या करेंगे तीनों का प्रवणता निकालते हैं और देखते हैं क्या उनमें से किसी दो के प्रवणताओं का गुणनफल करने पे -1 आता है। तो माना ए 4, 4 ये तो दिया है ना बिंदु, दिया है ए 4, 4, बी 3, 5 तथा
सी -1 -1 3 बिंदु है। ये 3 बिंदु है आपको दिया है। तो चलो सबसे पहले हम प्रवणता निकालते हैं, यानी स्लोप किसका निकालते हैं, ए बी का। एम ए बी का मतलब समझ रहे हो, एम का मतलब स्लोप यानी प्रवणता किसका, ए बी का। तो जब आप ए बी का प्रवणता निकालोगे, क्योंकि आपको प्रवणता का फार्मूला पता है ना, एम बराबर क्या होता है, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो बताओ हमको इस ए और बी का निकालना है, तो y2 ये हुआ यानी 5 -4, बी का वैल्यू 3 -4, तो कितना आया 1/-1, 5 में से 4 घटाओगे -1 का सॉरी +1 आएगा, और 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा, और जब 1 में -1 का भाग दोगे तो -1 ही आएगा। तो यानी आपको ए बी लाइन का स्लोप कितना मिला, -1। अब BC का निकाल दो, स्लोप ऑफ BC। और याद रखना जब हम ये करते हैं m बराबर y2 - y1, तो आप बिल्कुल मत ये सोचना कि आपको y2 क्या लेंगे y1 क्या लेंगे। आप y1 - y2 भी कर सकते हो, लेकिन नीचे x1 - x2 भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा, अरे माइनस ऊपर से कॉमन लोगे तो माइनस नीचे से कॉमन लोगे, माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। चलो अब BC का स्लोप निकालो, तो ये y2 हुआ, फिर ये y1 हुआ, यानी -1 -5। अरे y2 - y1 अपान x2 का वैल्यू कितना है साहब, -1 -x1 3, तो कितना है -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो ये तो आपको जो BC लाइन का स्लोप मिला वो कितना मिला, 3/2। चलो अब क्या निकाले, AC का स्लोप निकाल दे, और उस AC लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, फिर वो दूसरा पॉइंट होगा, ये आपका पहला पॉइंट होगा, यानी y2 - y1 -1 -4 बटे x2 - x1, यानी -1 -x1, x1 जगह कितना है 4, तो ये कितना हुआ, -1 - 4 करोगे -5 आएगा, और -1 - 4 करोगे -5, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 1, यानी AC लाइन का स्लोप कितना आया 1। तो क्या ऐसा देखो कोई दो स्लोप का गुणा करने के बाद -1 आ रहा है, इन दोनों का गुणा कर दो, आ रहा है ना। तो चूंकि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC ये कितने बराबर, -1 × 1, और ये बराबर वो -1 के। तो अगर दो लाइन के स्लोप का गुणनफल -1 आया, इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो लाइन AB हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ AC के। अरे AB लाइन का स्लोप और AC लाइन का स्लोप का गुणा करने के बाद -1 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये फिगर ऐसे ना बन के कुछ फिगर आपका ऐसा बनेगा ना, AB ये परपेंडिकुलर है किसके, AC के, ओहो सॉरी, तो एक को कॉमन करना है ना, A ऐसे बोल दो, AB ये परपेंडिकुलर है AC के, ठीक। देखो AB ये परपेंडिकुलर हो किसके, AC के, क्योंकि अब हम क्यों कैसे ऐसे फिगर बनाए, ए यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी, जब हम इसको लेंगे यही पॉइंट तो कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन पॉइंट था उसको हमने यहाँ पर कर दिया, तो यानी ये फिगर ऐसे ना हो कि फिर ये फिगर ऐसे हो जाएगा। चलो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। आप सब ये क्वेश्चन पहले अपने मन से एक बार ट्राई किया करो, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन अपने मन से पहले ट्राई किया करो, आप सब भी क्वेश्चन घर से लगा के आया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर प्रवणता कर लेना, समीकरण नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप समीकरण रेखा का नहीं पढ़े हो, वैसे तो पढ़ चुके हो, आप फिजिक्स में ही पढ़े हो, आप बेसिक मैथ में, तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये समीकरण कहाँ से, अभी आप क्या जानते हो, प्रवणता निकालना सीखे हो, तो ठीक है। आओ देखो कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण इसे काट के प्रवणता करना ना, उस रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से, अब देखो आपको पता है ये आपका साहब x अक्ष का धन दिशा होता है और ये आपका y अक्ष का धन दिशा होता है, तो कह रहा है कि y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया। वामावर्त मतलब समझते हो ना, आपको पता है कि ये दक्षिणावर्त होता है, घड़ी का दिशा, घड़ी के चलने की दिशा, और घड़ी की सुई की जो घड़ी नहीं चलती है, घड़ी की सुई चलती है ना, तो घड़ी की सुई की जो चलने की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है, और घड़ी की सुई के चलने की जो विपरीत दिशा होगी वो वामावर्त होगी। तो धनात्मक y अक्ष से वामावर्त यानी इस डायरेक्शन में कितना अंश का कोण बनाता है, वो 30 अंश का कोण बनाता है। ये तो कोण दिया कि नहीं दिया है, कोई एक लाइन है, इधर सुनो,
कोई एक लाइन है, यह कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। कहां से 30 अंश का कोण बनाता है? धनात्मक y एक्स से वामवर्त डायरेक्शन में। ठीक, तो जब हम प्रवणता बताते तो प्रवणता का मतलब केवल कोण दिखा तो प्रवणता नहीं बता दोगे, वो कोण कहां से होना चाहिए? धनात्मक x अक्ष की दिशा से वामवर्त डायरेक्शन में कोण होना चाहिए। तो आपको पता है ये कोण कितना होता है? 90 अंश तो होता ही है। बोलो, अरे चलो भी, आप समझने के लिए इसे आप ओरिजिन से पास करा दो, थोड़ा ज्यादा फील आएगा। ठीक है, अब देखो, तो ये आपको पता है एंगल 90 होता है। तो थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ पर? 90 प्लस 30 अंश हुआ। तो अगर मैं प्रवणता निकालना यानी tan थीटा ही तो निकालना है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30 अंश, और tan 90 प्लस थीटा 90 प्लस करोगे दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू बदलता है, तो tan कैसे बदल जाएगा? cot 30 अंश में। अब प्लस हो गया माइनस, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, ये तो tan है तो बिल्कुल माइनस होगा। अब आपको पता है माइनस cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3, तो इसका स्लोप कितना आ गया? प्रवणता माइनस √। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? चलो, आपको ये कॉपी करना था, आप पहले इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आपको दिखाना है कि ये चारों बिंदु किसके शीर्ष है? एक समांतर चतुर्भुज। इसका निर्देशांक कितना दिया? मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इसका निर्देशांक दिया है -2 का -1। इसका निर्देशांक कितना दिया आपको? 4, 0। फिर अगला पॉइंट जो है C, इसका निर्देशांक कितना है? 3, 3। अगले पॉइंट D का निर्देशांक कितना है? -3, 2। आपको दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब आप क्लास 10th में कैसे दिखाते थे? समांतर चतुर्भुज आपको पता है ना? समांतर चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज को कहते हो? जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं, यानी इसके पैरेलल ये हो, इसके पैरेलल ये हो, और इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो, और साथ में। तो फिर वहां पर हम लोग क्लास 10th में दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये दूरी निकालते थे, ये दूरी निकालते थे, फिर ये दूरी निकालते थे, ये दूरी निकालते थे। अगर ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, तो बोलते थे यस ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन फिर उसके बाद हम विकर्ण भी निकाल देते थे। अगर विकर्ण नहीं बराबर है तब तो पक्का है समांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर आ गए तो भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन वो विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसे हम कहते हैं वर्ग ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ऐसे दिखाते थे। आज में दूरी सूत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, लेकिन फिर भी दिखाना है कि एक दूसरे के समान। तो समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब आमने सामने भुजाएं एक दूसरे के, तो आमने सामने भुजाएं एक दूसरे के समांतर कब होगी? अगर दो भुजाएं समांतर है तो इसका स्लोप, तो इसके बराबर इसका स्लोप दिखा दो, इस स्लोप के बराबर इसका स्लोप दिखा दो, काम हो जाएगा। पहले आप लिख दो, माना A -2 का -1, B 4, 0, C -3, 2, D कितना? 3, 3। एक चतुर्भुज के शीर्ष है, एक चतुर्भुज के शीर्ष हम मान लेते हैं कि अभी ये आपका केवल एक चतुर्भुज है। जब स्लोप बराबर जाएगा तो इसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें? स्लोप ऑफ AB निकाले। अरे AB लाइन का स्लोप निकालोगे ना, तो AB का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस यानी 0 माइनस, अरे y2 ये हुआ, y1 ये हुआ, तो y2 माइनस y1 यानी -1 अपान x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? -2। तो माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक, तो ये लाइन का स्लोप क्लियर। अब इस लाइन का स्लोप बताओ, यानी स्लोप ऑफ BC लाइन का स्लोप कितना? इसको y2 मान ले, उसको y1 मान ले, तो y2 माइनस y1 यानी 3 - 0 अपान 3 - 4, तो कितना यार? 3 अपान -1 यानी -3। ठीक, चलो इस लाइन का स्लोप भी हुआ। अब DC लाइन का स्लोप निकालो। DC का जब बात करोगे तो ये y2 हुआ, ये y1 हुआ। आप CD बोल सकते हो, चलो आप CD बोल दो, आपके मन में है। तो CD के लिए ये y2 हुआ, ये y1 हुआ, तो y2 माइनस y1 यानी 2 - 3। अरे ये y2 हुआ, ये y1 हुआ ना,
और फिर ये x2 होगा तो ये x1 होगा, यानी -3 तो कितना हुआ, 2 में से 3 घटा के -1 आया और -3 करोगे -6 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा 1/6 बराबर आ गया ना। अब ये भी देखो AD का स्लोप निकालो, यानी स्लोप ऑफ AD। तो जब आप AD का स्लोप निकालोगे तो आप इसको दूसरा पॉइंट मान लो, इसको पहला पॉइंट मानोगे। तो जब ये दूसरा पॉइंट होगा तो y2 का वैल्यू कितना हुआ 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना हुआ -1 अपान x2 - x1, यानी -3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2। तो 2 + 1 बटे -3 + 2, तो 2 1 3 बटे -1, तो कितना आया, तो देखो साहब 1/6 1/6 के बराबर आया, और ये भी -3 और ये भी -3, यानी आमने सामने का स्लोप बराबर। तो चूंकि स्लोप ऑफ किसका AB ये बराबर आया स्लोप ऑफ किसका CD का, अरे AB का स्लोप CD के स्लोप के बराबर आ रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, दो लाइन का स्लोप का बराबर था जब दोनों एक दूसरे क्या हो पैरेलल हो, यानी AB ये पैरेलल हुआ किसके CD DC जो भी बोल दो यहाँ पर, चलो DC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CD को DC भी लिख सकते हो, और इसका स्लोप इसके बराबर है, यानी स्लोप ऑफ AD ये बराबर है स्लोप ऑफ किसके BC के। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी AD विल बी पैरेलल टू BC। तो जब ये इसके पैरेलल हुआ और ये इसके पैरेलल हुआ, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि चतुर्भुज क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर, सिंपल था सवाल है? तो कॉपी करो आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको किसके किसके बीच का कोण बताना है। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को दर्शा दो। 3, -1 x वैल्यू +3 है, 1 2 3 और y वैल्यू -1, यानी ये पॉइंट, ठीक। अरे ये तो होगा ना 3, -1 और आगे क्या बोला 4, -2 x वैल्यू +4 और y का वैल्यू फिर से -2, यानी 4 और यहाँ पर -2 का मतलब ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली तथा x अक्ष तो यही है ना, इनके बीच आपको क्या बताना है, कोण बताना। बात समझ में आ रहा। अब आप ये बताओ, आप इस लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या, अरे बोलो। अगर हमको 2 लाइन पता है तो हम क्या 2 लाइन का स्लोप बता सकते हैं, और स्लोप पता चलेगा, स्लोप का मतलब tan थीटा पता चला, तो वहां से हम थीटा बता सकते हैं। जब कोण पता चला तो आपका काम हो गया। अरे x अक्ष से कोण बताने का मतलब क्या हुआ, थीटा बताना। स्लोप क्या होता है, उसी एंगल का तो tan वैल्यू होता है। आओ पहले हम समझते हैं, पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। ये निर्देशांक कितना दिया था, 3 का -1 ये था, और इसका निर्देशांक कितना था 4 का -2, ठीक। तो आप इन दोनों, चलो इस पॉइंट को आप बोल दो A और इस पॉइंट को आप क्या बोल दो B। तो आप लिख सकते हो ना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल दो, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको बोला है, लिख लो, दिया है, क्या दिया है, A 3 का -1 तथा B 4 का -2, दो बिंदु है, दो बिंदुएं हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, किसका, AB लाइन का। जो लाइन AB है इसका स्लोप पहले निकालेंगे, तभी तो एंगल में कुछ नॉलेज हो पाएगा, एंगल के बारे में कुछ जानकारी हो पाएगा। तो AB का स्लोप कैसे, y2 माइनस, यानी -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1 बटे x2 - x1, यानी 4 - 3, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो -2 और +1, और 4 में से 3 घटाओगे 1, तो कितना आया -1, यानी स्लोप ऑफ AB कितना है -1। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये है, और सीधी बात है, देखो भैया स्लोप निगेटिव कब होगा, आपको पता है, जब कोई लाइन 90 से ज्यादा एंगल बनाता है तो स्लोप उसका निगेटिव होता है। तो और स्लोप, अब मान लेते हैं चलो ठीक है, ये कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ये लाइन x के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो क्या हम इसी को tan थीटा बराबर -1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। और यहां से हम tan थीटा बराबर -tan π/4 या 45 अंश आप लिख सकते हो,
एक 45 अंश tan 45 का ही वैल्यू है ना। तो बताओ हम थीटा का वैल्यू ऐसा क्या ले कि उसका वैल्यू इतना आ जाए। इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखना। देखो इसे क्या हम ऐसा कर दे, tan 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है ना tan 180 यानी पाई माइनस थीटा, ये भी क्या होता है माइनस tan थीटा। अरे भैया पाई पे नहीं बदलता, tan का tan ही रहेगा, और 180 माइनस करोगे दूसरे में जाएगा, दूसरे में निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ये माइनस हुआ, ये tan हुआ, ये थीटा हुआ। तो अगर माइनस tan थीटा को हम इतना लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह है कितना पाई/4। तो tan थीटा बराबर कितना आया tan 3 पाई/4, अरे बटे एक करोगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई आया बाई 4। तो जब दोनों साइड देखो tan tan आया, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया 3 पाई/4। तो यानी यह जो रेखा है वह x अक्ष साथ कितना एंगल बनाएगा 3 पाई/4। 3 पाई/4 का मतलब 180 में से 45 आप घटा दो, डायरेक्ट अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कितना आ जाएगा 135। तो 135 अंश का कोण बना रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। और इतना ही नहीं, अगर आपको पता है कि अगर ये कोण 135 हुआ तो ये भी तो कोण आप बता सकते हो। अरे यह रेखा भी तो एक साथ ही कोण बना रहा है, आपसे थोड़ा पूछा वामावर्त या दक्षिणावर्त, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो आप 135 बताओगे और साथ में अगर ये 135 अंश हुआ तो फिर ये कितना हो जाएगा। अरे एक सरल रेखा 180 अंश का ही कोण बनता तो 45 अंश का हो जाएगा। तो बात समझ में आया ना। तो आप पहले कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। स्पर्शज्या का मतलब पता है आपको, साइन को आप क्या बोलते थे ज्या, कास को कोज्या, और टैन को आप बोलते हो स्पर्शज्या ना। ठीक, आओ तो क्या बोला है, एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच की कोण। अब जब दोनों के बीच के कोण का बात किया, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया होगा तभी तो उनके बीच कोण बनेगा। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से ये क्या है, दो रेखाएं हैं। क्या बोला है कि जो एक का प्रवणता है वह दूसरे के प्रवणता का दुगुना है। तो अगर इसका प्रवणता m है तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा 2m, जस्ट उसका दुगुना। चलो मान लेते हैं इसको कितना m1 और इसे मान लेते हैं कितना m2। और बोल रहा है कि इनके बीच जो कोण बना है उस कोण का स्पर्शज्या यानी tan थीटा ये कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में 1/3। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात की, यानी आपको इसकी और इसकी इस दोनों रेखा की क्या बताना है प्रवणता। तो आप लिख दो, माना पहले रेखा की प्रवणता m तथा दूसरे रेखा की प्रवणता 2m है। दिया है इनके बीच का कोण कितना है, माना इनके बीच कोण थीटा है, माना इनके यानी इन रेखाओं के बीच, ठीक, इन रेखाओं के बीच बना कोण थीटा है। तो हमें दिया है क्या tan थीटा बराबर 1/3। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और उनके बीच अगर कोण थीटा बना तो आपको पता है दो रेखाओं के बीच कोण निकालना क्या हुआ, इसे आप पहली कर लेना, इसे आप दूसरी कर लेना, ठीक है ना। अब बताओ तो tan थीटा बराबर आपको कितना दिया 1/3। तो इनके बीच, क्योंकि आपको पता है जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उनके बीच अगर कोण थीटा हो तब tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। पता है ना ये चीज, अगर दो रेखा प्रतिच्छेद कर उनके बीच कोण थीटा बने और दोनों रेखाओं का स्लोप कितना हो m1 और m2, उस केस में होता है। तो क्या हम ये फार्मूला यहां पर लगा सकते हैं, तो बोलो आओ tan थीटा बराबर, क्योंकि आपको पता है चूंकि tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक। और tan थीटा का वैल्यू दिया कितना आपको 1/3,
बराबर मार डाल, m1 का वैल्यू मान लेते हैं m है और m2 का वैल्यू कितना है 2m है। अरे आपने माना है ना पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता, और 1 प्लस m1 का वैल्यू क्या है m और m2 का वैल्यू क्या है 2m। तो 1/3 ये बराबर हुआ m में से 2m घटाओगे माइनस m अपान 1 प्लस ये क्या हम इसे 2m स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब बताओ 1/3 बराबर मार्ट के अंदर m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो बोलो। अब अभी जब आपने एग्जाम्पल किया था इसका तो वहां पर मार्ट हटाने का तरीका बताए थे, क्योंकि इसके अंदर का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और इसके अंदर का वैल्यू, तो दोनों केस में तो प्लस ही आने वाला है, 1/3 ही आने वाला है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 1/3 बराबर होगा m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। इधर इरेज कर दें, ये तो वैसे आपको बताने के लिए था, इसको भी हटा ही देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। अब बताओ एक तो ये हुआ, या आप ये भी लिख सकते हो क्या 1/3 बराबर माइनस m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। अंदर वाला वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो भी इसका वैल्यू 1/3 होगा, और अंदर वाला वैल्यू अगर माइनस होगा तो भी इसका वैल्यू 1/3 होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो अब यहां से आप इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो क्या द्विघात समीकरण बना, एक तरफ लो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो तो जब आप इसका गुणनखंड करो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं बराबर 0। यहां से आप 2m कॉमन लोगे तो यहां से कितना हो जाएगा m माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 आप फिर से जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला है m बराबर 1 मिला, और यहाँ से आपको कितना मिला m बराबर 1/2 मिला। आपने माना ये क्या है m क्या है, ये तो पहली रेखा की प्रवणता है। तो अगर पहली रेखा की प्रवणता ये दूसरी रेखा की प्रवणता को आपने क्या माना है 2m, लिखियो ना पहली रेखा की प्रवणता m है तथा दूसरी रेखा की प्रवणता 2m है। तो ये तो पहली रेखा की प्रवणता है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता इसका दुगना आएगा, यानी इसका दुगना करोगे 2 और इसका दुगना करोगे 1/2 में 2 का गुणा करो के लिखा जाएगा ना, तो ये किसकी प्रवणता हो जाएगी दूसरी रेखा। तो अर्थात पहली रेखा की प्रवणता m 1/2 m होगी या 1/2, यानी दोनों एक रेखा की केवल एक ही प्रवणता हो सकती है, तो या तो ये होगी या ये होगी, और दूसरी रेखा की प्रवणता ये होगी या ये होगी। अभी आपने ये तो प्लस लेके सॉल्व किया, अभी आपको माइनस भी लेके सॉल्व करना है। तो जब माइनस लेके सॉल्व करोगे तो 1/3 बराबर माइनस m/1 प्लस 2m स्क्वायर है ना, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m। तो 2m स्क्वायर को माइनस 3 इधर रखे प्लस 3m हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसा लिख दे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन लोगे तो m प्लस 1 आएगा बोलो, और यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन लोगे तो m प्लस 1 बराबर 0। m प्लस 1 फिर से कॉमन लोगे तो 2m प्लस 1 बराबर 0 आया। तो यहाँ से m बराबर कितना मिला -1, और यहाँ से m बराबर कितना मिला -1/2। तो ये तो पहली रेखा की प्रवणता हुआ, तो दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, इसका दुगना करोगे यानी -2 और -1, 2 का गुणा करोगे 2 कैंसिल हो केवल -1 बचेगा। तो यानी पहली रेखा की प्रवणता ये होगी या ये होगी, और दूसरी रेखा की प्रवणता ये होगी या ये होगी, तथा पहली रेखा की प्रवणता ये होगी या ये होगी, और दूसरी रेखा की प्रवणता ये होगी या ये होगी। ठीक है, आपको पहले ये कॉपी करना है, आप इसे कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, एक रेखा x1 y1 और h कामा k से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कितना। देखो ध्यान से, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या बोला, कोई एक रेखा है ये 2 बिंदुओं से होकर जाती है। पहला बिंदु कितना बोला है x1 कामा y1, और दूसरे बिंदु का निशान कितना दिया है h कामा k, और बोला कि इस रेखा की प्रवणता क्या है m। तो अगर इस रेखा की प्रवणता m है तो m बराबर क्या आप y2 माइनस, तो क्या आपको पता है 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना है k माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 यानी h माइनस x1। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका गुणा इसमें करोगे m इंटू h माइनस x1 आएगा, और जब इसका गुणा एक का गुणा करोगे वही हो जाएगा k माइनस y1। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। चलो तो फिर आपका प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ ना, तो अगला प्रश्न अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।